आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर में। हूं आपका मेजबान शाहिद मसूद बुखारी। नाजरीन किराम, आपको बताते हैं कि डीडीसी के चुनाव के लिए डेट्स जो फॉर्म्स के थे, जैसे ही वो तारीख नजदीक आ गई और कल पहले मरहले में उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी भरने शुरू किए, उसके साथ ही पार्टियों के अंदर कई एक जगह पर दरारें नजर आनी शुरू हो गई। कई लोग ऐसे थे जो पार्टियों से रूठ के, नाराज होकर अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के चले गए। कई लोग थे जिन्होंने आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से फार्म भर दिए और कई लोगों ने दावा किया था कि वो 280 से ज्यादा पंचायत मेंबरों को लेकर के बाज़ाब्ता तौर पर अपनी पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। लेकिन जम्मू से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई जिसमें ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पे एक प्रेसर दिया गया, जिसमें साफ कहा गया कि शफीक मीर का पंचायत कॉन्फ्रेंस से आज के बाद कोई वास्ता नहीं। सब लोग किसी ना किसी जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं, लेकिन शफीक मीर ने किस बुनियाद पे यह बात कही कि वो अपने सारे मेंबरान समेत, यानी कि पूरी पंचायत कॉन्फ्रेंस समेत अपनी पार्टी के अंदर शामिल हुए, उन पर भारी इल्जामात आयद करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह से उन्होंने न सिर्फ जो एक पंचायत बॉडी बनी हुई थी, एक रजिस्टर्ड बॉडी बनी हुई थी, उसका अपमान किया है, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने अपने सियासी मफादात के लिए पूरी पंचायत कॉन्फ्रेंस को बेच खाने के लिए कोशिशें की हैं। उन्होंने कहा कि अल्ताफ बुखारी अच्छे आदमी हैं, लेकिन इसका मतलब हरगिज नहीं कि उनकी पार्टी के अंदर कोई आदमी जाए और हमारी जात को बेच खाए। क्या कुछ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा और किस तरह के इल्जामात उन्होंने शफीक मीर पर लगाए और किस अंदाज से उनके दावे कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस से खोखले हो गए कि वो अपने कई सौ लोगों को लेकर के, पूरी बॉडी को लेकर के इंतखाबात में कूदे भी हैं और अपनी पार्टी में शामिल भी हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं। कल श्रीनगर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित जो है अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब ने जो है वो की। उसमें ज्वाइनिंग जो है एक शफीक मीर व्यक्ति जो है वो उसने ज्वाइन किया और शफीक मीर ने ये वहां पे कहा कि ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है अपनी पार्टी के अंदर मर्ज हो रही है। ये बिल्कुल गलत है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है बिल्कुल ये मर्ज नहीं हुई है। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कल शाम को जो है 5 से लेके 7 बजे तक हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी की मीटिंग जहां जम्मू में हुई और हर एक डिस्ट्रिक्ट से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे ऑफिस वेयर, तमाम साथी जो थे कल शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक हमारी मीटिंग जम्मू के अंदर हुई और कश्मीर के साथी भी हमारे जो है उनके साथ भी हमारी फोनोकली जो है फोनोकली हमारी वार्ता जो है वो उनके साथ हुई है और तमाम लोगों ने इस चीज़ को कंडेम किया है और तमाम लोगों ने जो है ये फैसला किया है कि आज हम लोग पत्रकारिता वार्ता करके ये क्लियर कर दें। आदरणीय अल्ताफ बुखारी साहब जो है एक अच्छे नेता है, उनमें काफ़ी काबिलियत है, लेकिन शफीक मीर ने उनको मिसलीड किया है, मिसगाइड किया है और ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का कोई भी सदस्य अपनी पार्टी में नहीं गया है। सिर्फ और सिर्फ शफीक मीर ने अपनी पार्टी को ज्वाइन किया है। वो इंडिविजुअल, उसका राइट है, वो ज्वाइन करना चाहे वो जा सकता है, लेकिन ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का मर्ज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं होगा। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का जो लोगो है वो रजिस्टर है, ट्रेडमार्क हमारा रजिस्टर है, जिसका राइट हम लोगों के पास है। शफीक मीर का उसमें कोई नामो निशान नहीं है और शफीक मीर का आज के बाद ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कोई वो हमारा पंचायत कॉन्फ्रेंस का नाम आज के बाद मिसयूज ना करे, जो है पंचायत कॉन्फ्रेंस के नाम लेके और सेल्फ स्टाइल लीडर बन के जो है शफीक मीर आज के बाद ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का नाम लेने का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। अगर ऐसी कोशिश की गई तो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इस हमारा ट्रेडमार्क जो है वो रजिस्टर्ड
है हम लीगली जो है वो भी इक़दाम जो उठाने पड़ेंगे हम लोग उठाएंगे। और ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के इलेक्टेड सरपंचेस, पेंचिस, वीडीसी चेयरपर्सन, तमाम पीआरआईज के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे हैं। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हम लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन ये कहना कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो है वो किसी पार्टी में मर्ज हो गई है, ये सरासर गलत है। इस चीज को तमाम हमारे लोग जो है कंडेम करते हैं इस बयान को। और कोई भी शख्स जो है शफीक मीर के अलावा अपनी पार्टी में नहीं गया है। नाज़रीन इकराम, जब डीडीसी इंतखाबात के हवाले से बात हो रही है तो गुज़श्ता कल से आपने देखा होगा कि कई एक जगह पर उम्मीदवारों ने इल्जाम आयद किए कि सिक्योरिटी के हवाले से सरकार पहले तैयार नहीं थी। उनके फॉर्म भरते ही उन्हें कई एक जगह पर गेस्ट हाउसेस के अंदर रोक दिया गया। इस हवाले से जो इत्तलात मिल रही है उनके हवाले से बताया जाता है कि कई एक उम्मीदवार अब यह बात कहने पर भी मजबूर हो गए हैं कि वो अपने फॉर्म वापस निकाल लेंगे। और कई जगह पर अब मैच फिक्सिंग का भी इल्जाम आयद किया जा रहा है। कुछ पढ़े लिखे इंतहाई अच्छे युवक ऐसे भी थे जिन्होंने इस बार सोचा कि जमहूरी अमल के जरिए वो न सिर्फ अपने इलाकों में एक बदलाव के लिए काम करेंगे बल्कि इंतखाबात का हिस्सा भी बनेंगे। बड़ी पार्टियों का हिस्सा न बन पाए, आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से आए, लेकिन यहां गेस्ट हाउसेस के अंदर जब उन्हें रखा गया तो उन्होंने आवाजें बुलंद करनी शुरू कर दी। और इस तरह से आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कल से टंगमरग से भी कुछ आवाजें बुलंद हो रही थी जिसमें यह इल्जाम आयद किए जा रहे थे कि यहां इंतखाबात लड़ने के हवाले से मैच फिक्सिंग नजर आती है। और इस तरह से अगर कुछ लोगों ने मखसूस निशानात लेकर के इंतखाबात लड़ने का फैसला किया है, बकौले उस आजाद उम्मीदवार के, अगर यहां से बॉलिंग करने वाला कोई है ही नहीं, कीपिंग करने वाला कोई नहीं है, फील्डिंग करने वाला कोई नहीं है, स्कोर बोर्ड पर कोई स्कोर लिखने वाला नहीं है, तो भला इसे एकतरफा मैच नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। वहीं दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मुकम्मल तरीके पर कल अपनी पार्टी के बयान के बाद उन पर जमकर बरसी। अली मोहम्मद सागर ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस तरह के इल्जामात लगाने से पहले इन लोगों को देखना चाहिए कि खुद ये कितने गलाफ और कितने चेहरे बदल कर लोगों के बीच में गए, कब कब पार्टियां नहीं बदली, और ये बीजेपी की बी टीम है। इस हवाले से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी काफी शोर देखने को मिला। गुपकार अलायंस के अंदर बैठी हुई जमातों के अंदर भी कई जगह पर इस पर कई एक सवालात उठते नजर आए। और कई जगह पर वहां पर यह चीज भी देखने को मिली कि जहां इस वक्त वो अपने उम्मीदवारों के हवाले से इंतखाब कर रहे हैं कि किस शख्स को कहां से मैंडेट दिया जाए, कई लोग जो हैं वो पार्टियों के अंदर से निकल रहे हैं और बताया जा रहा है कि मनपसंद तरीके से वोट के हवाले से पूरी जानकारी न रखते हुए पार्टियां ऐसे कैंडिडेट्स को इसको मैंडेट दे रही हैं जो कैंडिडेट किसी भी सूरत में अलायंस का नाम बिल्कुल डुबो भी सकते हैं। और इन खदशात को लेकर के जब हमने उन उम्मीदवारों से बात करने की कोशिश की जो आजाद उम्मीदवारों की हैसियत से अपने फॉर्म भर चुके हैं या भरने जा रहे हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि पार्टियों के अंदर अभी भी वही तानाशाही का माहौल चल रहा है। और उसके चलते सबसे बड़ी बात यह आ जाती है कि कहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जिस तरह से दरारें पड़ रही थी उसी अंदाज में एक ऐसा अब माहौल पनप रहा था कि उन्हें लगा कि शायद ये इंतखाबात उनके गले की हड्डी ना बने, तो बागडोर महबूबा मुफ्ती के हाथ में दे दी गई और कहा गया कि अब वही कमांड संभालेंगी और देखेगी कि कौन सा कैंडिडेट कहां पे फिक्स रहेगा और किस तरीके से दिया जाएगा। मुजफ्फर शाह का कहना था कि इख्तिलाफात कहीं पर भी नहीं है, लेकिन एक चीज हो सकता है कि कोई नाराज हो जाए, लेकिन कुल मिलाकर के जो बड़ा ख्याल बनता है वो इसी बात पर है कि किसके हिस्से में कितने कैंडिडेट आए, कितने नहीं आए। लेकिन जवाब बहरकैफ हमने भारतीय जनता पार्टी और दीगर जमातों को देना है जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज को हमेशा ही अलहदगी पसंदी का टैग लगाते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के खुसूसी इख्तियारात को वापस लाना उनका फर्ज अव्वल है। वहीं दूसरी बड़ी मीटिंग
मीटिंग महबूबा मुफ्ती के घर पे और साथ साथ जम्मू में भी मुनक्किद हुई, जहां पर कांग्रेस के लीडरान ने गुपकार अलायंस के साथ मीटिंगें शुरू कर दी और आखिरी दौर के बाद यही फैसला बाहर निकल करके आया कि गुपकार अलायंस के अंदर लिए गए फैसलों के साथ कांग्रेस भी है और अब कांग्रेस मिलकर मुकम्मल तरीके के साथ जो ये डीडीसी के इंतखाबात हैं उनमें हिस्सा लेंगे। और क्या कुछ सूरत हाल वहां पर थी, क्या कुछ लीडरान का कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। सवाल उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस अलायंस का हिस्सा होगी या बिल्कुल है अलायंस का हिस्सा आप यस श्योर देयर नो डाउट अबाउट। पार्टी के जितने भी मेंबर्स हैं आधे तो खिलाफ हैं इससे और आधे साथ कोई खिलाफ नहीं है, कोई खिलाफ नहीं है। कांग्रेस का क्या मानना है? ये कांग्रेस का डिसीजन है कि विल गो टुगेदर कांग्रेस विद के अलायंस। डीडीसी के चुनाव इनके साथ मिलकर हाँ करेंगे। श्योर तो विल आप मेक। इनसे सहमत हैं? आप भी कैंडिडेट इन्हीं के थ्रू निकालेंगे और जो कैंडिडेट्स के नेम या नॉमिनेशन वो अपने अपनी पार्टी नाम दे देगी जो 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 बुक का डिक्लेरेशन का एजेंडा है तो कांग्रेस उसका पूरा समर्थन श्योर 370 और 35 ये है यस। उसके बारे में बताइए क्या 370 35 है जो एजेंडा है बुक का डिक्लेरेशन का उसका आप समर्थन उसके साथ हैं हम, इसमें क्या है। आज तो हम इकट्ठे थे, आज हमारी बात हुई थी। कांग्रेस भी शामिल हुई और वो भी गुपकार सेंटिमेंट से गुपकार के जो उसूल हैं जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके साथ है। और बताइए कि कांग्रेस भी आपके साथ मिलकर डीडीसी चुनाव लड़ेगी। जी हाँ, वो तो आए हैं, उसी जाहिर सी बात है कि वही उसी पर डिस्कशन हो रहे हैं। पहले कहा जाता था कि कांग्रेस नहीं, आज की बात कीजिए, आज दे हैव नाउ कमिटेड देमसेल्व्स टू दिस गुपकार जो हमारी जो डिक्लेरेशन है उसके जो एसेंशियल है उसके ऑब्जेक्टिव्स है। पहले सारी गड्डी आंदे रहा पहले फिर मत माड़ा पाठ का होते ये सबसे बड़ी इन्फेक्शन तो टीबी में लगनी है कहीं ना लोगों को हूं तुझे ये डेली ड्यूटी का दिवाली मैडम की मगर पहला ही भी पिछले देखना क्या कर से रतनलाल गुप्ता जी और मैं सुबह से आज तीसरा दिन है लगातार मुसलसल तरीके से अलायंस की मोडेलिटीज को ग्रास रूट लेवल पे काम करके देख रहे हैं कि कैसे उसको अलायंस को नीचे तक लिया जाए। हमारा मकसद ये नहीं है कि इलेक्शन के लिए ही लड़ना है, ये मकसद है कि जो बेहतरीन आदमी जो लोगों की सेवा कर सके, वो किसी भी जमात से हो, उसको मौका दिया जाए ताकि वो लोगों की नुमाइंदगी करे और लोगों की बेहतरी और लोगों की बका के लिए काम करे। हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई, बेहतरी और उनकी मुश्किलात का हल करना है। और चूंकि एक इलाका बड़ा वसी इलाका है और कांग्रेस का फैसला जो है वो आखिरी वक्त पे हुआ, तो इसलिए ये सिलसिला चल रहा है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। एक दिन में फैसले नहीं होते, जगह जगह फैसले होते हैं। ये फैसले ज्यादातर जमीनी सतह पे होने, यहाँ से फैसला नहीं हो सकता। हम ब्रॉडर एक फ्रेम लाइन बना रहे हैं। बल्ला साहब बैठे हैं, बलवान सिंह जी बैठे हैं, चौधरी साहब बैठे हैं, मास्टर जी बैठे हैं, गुप्ता साहब बैठे, सारे एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बना के हम डिस्ट्रिक्ट्स को दे रहे हैं और डिस्ट्रिक्ट के लोकल लीडर्स को कह रहे हैं कि आप आपस में बैठ के इन फ्रेमवर्क के तहत जहां जहां कहीं पे फैसला हो सकता है वहां करें। हर जगह ऐसा नहीं होगा कि कोई कंटेस्ट नहीं होगा, कई जगह फ्रेंडली कंटेस्ट होगा, कई जगह टैक्टिकल कंटेस्ट होगा, कई जगह कोई कंटेस्ट नहीं होगा, लेकिन वो लोकल कंडीशंस को देखकर फैसला लोकल लेवल पे लिया जाएगा, वो यहां से सेंटर से नहीं लिया जा सकता। इसके चलते हमारी ये कोशिश है कि जितने भी कैंडिडेट्स हों, दिग्गज कैंडिडेट्स जो कांग्रेस के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, वो मैदान पे उतरे ताकि लोगों की एक बेहतर नुमाइंदगी हो और लोगों को एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव मिले। इंटरेस्ट में हर जगह पे समय समय के मुताबिक रणनीति बनती जाएगी, लेकिन आज जो मौजूदा हालात यहाँ पे जिस ढंग से जम्मू कश्मीर का अवाम पिसता चला जा रहा है, जो कहीं भी उनकी मांग यहाँ पे यूटी की नहीं थी और वहाँ पे ये थोपी गई और आज ये एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे मिला कि सब मांझे हुए अच्छे सूझबूझ वाले लोग, हमारे जितने भी सारे लोग हैं, उन सब लोगों का यही मानना है कि अच्छे जो लोग लोगों के बीच में हों, लोगों की आवाज़ को समझें, उनकी नब्ज़ को पहचानें, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कहीं भी कसर ना छोड़े। हम सब मिलजुल के उसका साथ यहाँ पे देंगे और जो लड़ाई जिस ढंग से जम्मू कश्मीर के अवाम
को जो भाजपा की तरफ से अनदेखी की कई मुद्दों पे यहाँ पे की गई, वादा खिलाफी यहाँ पे की गई, और जमीनी सतह पे खास तौर पर नौजवान जो बिल्कुल बेरोजगारी के कगार पर पहुंचा, और सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी यहाँ पे हुई तो इसी पीक में थी। उसका जवाब देने के लिए तो एक मंच चाहिए, और बड़ी देर के बाद पंचायतों के बाद बीडीसी के चुनाव भी यहाँ पे हुए, और बीडीसी के हिसाब से भी जो इन लोगों ने वादे यहाँ पे किए थे, बैक टू 1 विलेज भी हुआ, 2 प्रोग्राम भी हुआ, 3 भी हुआ, 10 लाख का वादा करते हैं, 20,000 रुपए देते हैं, 9 लाख 80,000, 10 महीने का नहीं आया मिले। जो जम्मू की अवाम की, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक अपनी एक विरासत समझते हुए कि फॉर ग्रांटेड उन लोगों ने यहाँ पे ले लिया कि जम्मू कश्मीर में जो फैसला थोपेंगे वो लोग जीवनों में उसका इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आज ये एक मौजू मिला है कि हम सब लोग मिलकर कर दूं यहाँ के आज जो हमारा ये यहाँ मीटिंग हुई, आज तीसरा दौर था, तीसरा दिन था यहाँ पे, और हम इसी पे डिस्कस कर रहे थे। खाली हम इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए थे कि इलेक्शन लड़ना और बस लोगों को दिखाना है कि हम इलेक्शन लड़ने के लिए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये प्रचार करती है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है इस रियासत में लोगों की बेहतरी नहीं चाहती, यहाँ की डेवलपमेंट नहीं चाहती, इसलिए इलेक्शनों में हमेशा पार्टिसिपेट नहीं करते। और पीछे भी जो इलेक्शन हुए, हमें पता है कि जो पिछले पहले इलेक्शन हुए, आपके सामने सरपंची इलेक्शन हुए, सरपंचों का क्या हाल हुआ, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हुआ, आज बीडीसी, तो लिहाजा वो भी एक आईवाश किया। और हमें ये पता है, हम जानते हैं कि ये इलेक्शन जो डीडीसी का होने जा रहा है, जो काउंसिलर का, ये भी भारतीय जनता पार्टी का एक आईवाश है। ये इलेक्शन में आप कहें कि ये पंचायत, इसलिए इस इलेक्शन में सीरियसली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि लोगों की, कल भारतीय जनता पार्टी लोगों को ये ना कह सके कि ये 3 जो पार्टी, जो सेकुलर पार्टी है इस देश की, जिन्होंने इस देश को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान के आइन और कानून को मजबूत करने के लिए हमेशा कुर्बानियां दी हैं, वो पार्टियों को हमेशा ये बदनाम करती थी। वेयर भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल इस देश को बनाने में कुछ नहीं है, लेकिन इतिहास जब भी लिखा जाएगा, आप याद रखना इस बात को, भारतीय जनता पार्टी को, इस देश को खत्म करने में इनका नाम लिखा जाएगा, देश को बनाने में कभी नाम नहीं लिखा जाएगा। तो लिहाजा आज जो हमारा ये सारा जो दौर मीटिंगों चला है, हम सिर्फ ये मीटिंगें फॉर मीटिंगें नहीं कर रहे, बल्कि हम चाहते हैं, जैसे बल्ला साहब ने भी कहा, राणा साहब ने, ठाकुर साहब ने भी कहा, कि हम एक अच्छे कैंडिडेट देना चाहते हैं। वो कैंडिडेट्स जो लोगों की भलाई कर सकें, लोगों की बेहतरी कर सकें और लोगों की डेवलपमेंट करा सकें। लेकिन लोगों की डेवलपमेंट तभी होनी है जब दिल्ली वाले पैसा देंगे। आज आप चले जाए, इनके खजाने जम्मू कश्मीर रियासत के खाली हैं। तो लिहाजा आज जम्मू कश्मीर रियासत एक बड़े क्रूशियल जंक्शन से गुजर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर रियासत को, जिसको हम यूटी कहते हैं, बिल्कुल खत्म किया हुआ है। उस रियासत को, जो डूबता हुआ एक जहाज है, उसको बचाने के लिए हम फिर एक कोशिश में सारे एकजुट होकर लगे कि ये रियासत बचाई जाए, ये देश बचाया जाए, इस देश का कानून और आइन बचाया जाए। उसके लिए हमने अपने जो एक डिस्कशनें की हैं। लिहाजा उम्मीद करेंगे कि एक अच्छे लोग चुन के आएंगे और इस रियासत की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जी हाँ नाज़रीन, जहां एक तरफ कांग्रेस ने अलायंस में शमूलियत का ऐलान कर दिया, वहीं एकजुट जम्मू की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई और बाज़ाब्ता तौर पर एकजुट जम्मू को एक पार्टी के तौर पे आज जम्मू में लॉन्च किया गया, जहां उन्होंने यह कहा कि जम्मू की डेमोग्राफी बदलने के लिए और इसे मुसलमान खित्ता बनाने के लिए जिन पार्टियों ने काम किया, हम उनके खिलाफ काम करेंगे। और इस तरह से उन्होंने मुकम्मल हिंदुत्व को नजर में रखते हुए अपना एक एजेंडा सामने रखा, जिसके चलते वहां पर कई एक नामानिगारों के तलख सवालात के जवाब बात में भी उन्हें आना पड़ा। लेकिन उन्होंने कहा कि वह असेंबली के इंतखाबात भी लड़ेंगे। कुछ एक झलकियां उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जगह मुस्लिम हिंदू को साथ में लेके चलती, बट आप सिर्फ यहाँ पे अपने हिंदू समुदाय लोगों की बातें करते। इवन आपके जम्मू में गुज्जर भी रह रहे हैं, कठुआ में भी गुज्जर रह रहे हैं, उनका भी तो आपको सोचना चाहिए, उनके लिए भी तो बात करनी चाहिए। अगर ये जम्मू की पार्टी है तो जम्मू के अंदर क्या गुज्जर मुस्लिम नहीं है? हमेशा इसी के इर्द गिर्द क्यों आपकी सियासत रहती है? आमिर मेरा नाम है सर, मैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं हूँ, मैं महबूबा मुफ्ती नहीं हूँ, मैं नेशनलिस्ट हूँ, मैं हिंदुस्तान के साथ हूँ। क्या आप मुझे भी उसी नजर से देखेंगे जिस नजर से फारूक अब्दुल्ला को देख रहे हैं? देखिए, इंक्लूसिवनेस और सबको साथ लेने की बात एकजुट जम्मू करता रहा है, लेकिन इंक्लूसिवनेस को अचीव करने के लिए आपको एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म को दूर करना पड़ेगा। हमने एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से कभी भी मुसलमानों पे हमला नहीं किया। हमने अगर बात कही तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म की बात की। आपने फारूक अब्दुल्ला की बात कही। फारूक अब्दुल्ला ने 1987 में जो स्पीचेस दी हैं कश्मीर में रहते हुए, उसके कारण 1990s का जीनोसाइड हुआ है। ये आपको तथ्य जानने चाहिए। जम्मू कश्मीर में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, उनके माइनॉरिटी राइट्स ये मुसलमान छीन के मुसलमानों को नहीं दे रहा है। ये कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें आप सेक्युलरिज्म का टैग पहना रहे हैं, वो हिंदुओं से, सिखों से, जैनों से, बौद्धों से, उनसे छीन के उनके राइट्स उनको दे रहे हैं।
इसे कम्युनलिज्म कहते हैं। एकजुट जम्मू जब 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर, जिस ऑर्डर के आधार पे हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच में द्वेष पैदा करने की कोशिश की गई, क्योंकि उसमें यह कहा गया महबूबा मुफ्ती के जरिए कि कोई भी डीएम और एसएसपी किसी मुसलमान पे कार्रवाई नहीं करेगा अगर वो जम्मू में गौ हत्या करता है और जम्मू संभाग में अगर वो जमीनों पे कब्जा करता है। उसे अपोज करना सेक्युलरिज्म है, उसे उस ऑर्डर को इशू करने वाली जो ताकतें हैं वो कम्युनलिज्म है। हम सुनिए मेरी बात, मैं आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट। जहां तक डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात रही, हमने ये कहा कि कोई भी मुसलमान जम्मू संभाग में अगर अपनी मेहनत से लीगल तरीके से लीगल जगह पे जमीन खरीदता है अपनी सोशल नीड्स को पूरा करने के लिए, बेटर हेल्थ, बेटर सिटी की जो भी फैसिलिटीज होती है उन्हें अवेल करने के लिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के जरिए कुछ मुसलमानों को सरकारी जमीन में बैठाते हैं, उससे आपत्ति है और देयर इज एन इंटेंट टू चेंज द डेमोग्राफी ऑफ एरिया। जब आप रोशनी कानून को इस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं कि 10 में से 9 एप्लीकेशंस उन्हीं लोगों की सक्सेसफुली प्रोसेस होंगी जो एक धर्म विशेष से संबंध रखते हैं, तो हमें उस कम्युनलिज्म से प्रॉब्लम है। तो जम्मू कश्मीर में जहां तक डेमोग्राफिक इन्वेजन की बात है, इंड्यूस स्टेट स्पॉन्सर्ड अननेचुरल तरीके से किया गया डेमोग्राफिक इन्वेजन, उससे हमें समस्या है। यहाँ पे फॉरेस्ट लैंड्स को एनक्रोच करना और उसमें स्टेट कन्नाइनेंस और स्टेट एक्वेसेंस के जरिए ये सुनिश्चित करना कि जम्मू संभाग में, खासकर जम्मू और हिंदू मेजोरिटी एरियाज में, केवल एक धर्म विशेष के लोग ही 90% से अधिक जंगलों पे कब्जा करेंगे, रिवर बेल्ट पे कब्जा करेंगे। उस डेमोग्राफिक इन्वेजन को हम चैलेंज कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, खैर मकदम है एक मरतबा फिर आपका केटीवी उर्दू कश्मीर में। आप देख रहे हैं केटीवी उर्दू कश्मीर शाहिद बुखारी के साथ। नाज़रीन, अब एक सबसे बड़े इंसानी और ऐसे मामले की तरफ नजर दौड़ाते हैं जो इस वक्त बैनुल अक़वामी सतह पर कहीं ना कहीं पर मौज़ूए बहस भी बना हुआ है और यहां के अवाम के लिए भी दर्द सर इशू बना हुआ है, जिसको लेकर के इंसानी जानों का जिया आए रोज हो रहा है। और चाहे हम सरहद के इस पार देखें या उस पार देखें, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी मर रहे हैं और यहां पर इंसानियत का खून ऐसे बहता है जैसे दरियाओं से पानी बहता हो। एक ऐसा मामला जो 72 साल से किसी न किसी वजह से एक मुअज्जब बनता है ऐसे लोगों के लिए जो चाहे एलओसी के इस पार रहते हैं या उस पार रहते हैं। अगरचे एक नाजंग महादा भी हुआ था और कहा गया था कि सीज फायर की कोई भी वायलेशन नहीं करेगा और इस तरह से किसी भी तरीके से बस्तियों की तरफ जो है गोले नहीं दागे जाएंगे। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि गुज़श्ता कल से लेकर के आज सुबह पाकिस्तान की तरफ से सरहद के उस पार से कई एक इलाकों में यकलख्त फायरिंग शुरू कर दी गई और न सिर्फ हथियारों से वहां पर गोले बरसाए गए, लेकिन यह भी बताया जाता है कि लंबी दूरी पर मार करने वाले कई एक गोले जो हैं बस्तियों के अंदर गिरने शुरू हो गए। लोग अपने घरों को छोड़ करके महफूज मकामात की तरफ भाग रहे थे और इस तरह से न सिर्फ मासूम लोग इनके निशानों में आए और कई घर जले, बल्कि यह कह सकते हैं कि कई बस्तियां लगभग उजड़ती हुई नजर आई। इस पार से भी नुकसान, उस पार से भी नुकसान। यहां एक सब इंस्पेक्टर समेत आपको बताए देते हैं जो बीएसएफ का सब इंस्पेक्टर था वो भी जख्मों की ताब ना ला करके वहां पर चल पड़ा जो वहां पर एलओसी पर जख्मी हो चुका था। वहीं अगर हम उड़ी सेक्टर की बात करते हैं, अगर हम इस वक्त गुरेज सेक्टर की बात कर रहे हैं, केरन करना टंगडार की बात करते हैं, दीगर इलाकों की बात करते हैं, हाहाकार मची हुई है और लोग दो बड़े एटमी ताकतों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि खुदारा उन्हें क्यों उनकी रंजिशों का निशाना बनना पड़ता है, क्यों बार बार उनके आशियाने उजड़ जाते हैं, क्यों ये दो ताकतें आपस में बात नहीं करती। जहां इस वक्त एक तरफ माहौल बनाया जा रहा है, यहां पर डीडीसी चुनाव के हवाले से एक इंतखाबी अमल चलने वाला था, सरहदी इलाकों के अंदर भी कुदरती अमल है कि ये इंतखाबात होते, लोग शायद अपनी तरक्की के हवाले से सोच रहे होते, लेकिन किसे मालूम था कि उनके घरों के घर जो है वो उजड़ जाएंगे। और इस तरह से आज 6 इंसानी जानों का जिया हो गया और यूं जम्मू कश्मीर के अंदर ये मामला आए रोज का मामूल बनते जा रहे हैं। एक तरफ से सर्दियों का कहर, मौसम ऊपर से यह दिखा रहा है कि बारी से बारी तर बर्फबारी भी हो सकती है, वहीं सरहदों के ऊपर ऐसे भी हजारों लोग हैं जो इस वक्त घरों के बगैर जाकर के कहीं बंकर्स के अंदर तो कहीं पड़ोसियों के घर में और कहीं रिश्तेदारों के घर में जाकर के अपने आप को छुपा रहे हैं। कई मासूम बच्चे जख्मी हो रहे हैं। एक इंसानी मामला ऐसा है जिस पर पेशरफ्त होनी चाहिए और बातचीत होनी चाहिए और किसी भी तरीके पर सरहदों
जम्मू पर या एलओसी पर जंगबंदी के जो मामलात हैं उनको लेकर के दोनों मुल्कों को सामने आना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इसको जब हम जंगों के माहौल देखते हैं, अजरबैजान से लेकर के आर्मेनिया तक, जहां कहीं पर भी आप देखिए, इन चीजों से तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं मिलता। जब दो एटमी ताकतें एक दूसरे के सामने हों, दोनों तरफ से इस वक्त यह खतरा हो कि खुदा ना खास्ता मामूली सी प्रोवोकेशन भी कहीं पर कोई बड़ा मामला ऐसा अंजाम दे सकती है कि इंसानियत का नामो निशान खत्म हो सकता है। क्यों ना शुरुआत की जाए बातचीत के साथ। अगरचे अमेरिका के अंदर भी आपने देखा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस से वहां पर चुनाव हुए, वहां पर भी उनके पास बड़े चैलेंज है कि किस तरीके से अफगान के अंदर से अपने फौजों को वापस बुलाएं। वहां पर भी एक इंसानी मामले को लेकर के इलेक्शन लड़ा गया और कहा गया कि हम ज्यादा फौजियों को अब जाकर के दूसरे मुल्कों में नहीं मरवा सकते। इसी तरह से हजारों ऐसी माएं होंगी जो अपने बच्चों को अफवाज के अंदर भर्ती करके रोजी रोटी के लिए तो उन्हें बेच देती हैं, लेकिन इस वक्त तड़प तड़प करके घरों के अंदर बैठी होंगी कि खुदा जाने कि उनके बच्चे सरहदों के ऊपर जो तैनात किए गए हैं किस हाल में होंगे। इसी तरह से जो सरहदी इलाकों के अंदर रहने वाले लोग हैं वो बिल्कुल गैर महफूज हो गए हैं और हुकूमत का यह इस वक्त फर्ज बनता है कि ऐसे मामलात की तरफ फौरी तौर पर देखा जाए। फ्लैग मीटिंग्स तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कोई इस तरह का अमन समझौता लेकर के दोनों मुल्कों को आगे आना होगा जिसमें कम से कम हम यह कह सकते हैं पहले तो पहाड़ों के ऊपर जो बारूद बरसना है वो बंद हो जाए। उसके बाद जो गांव बस्तियां इस वक्त उजड़ रही हैं उनको कहीं पर बाज़ाबादकारी के जुमरे में लाया जाए। यह कोई जंग का मैदान नहीं है कि कोई दुनिया की दूसरी ताकत आएगी, रेड क्रॉस आएगा, दूसरे लोग आएंगे, फिर वो बाज़ाबादकारी के हवाले से बात करेंगे और पूरी दुनिया उस पर आकर के उनके साथ हमदर्दियां जताएगी। लेकिन जो ये इक्का दुक्का वाक़ात होते हैं और आए रोज होते हैं और इक्का दुक्का वाक़ात में आए रोज जो आम आदमी मरते हैं, न ही उनकी बाज़ाबादकारी के लिए कहीं पर सरकार के पास कोई बड़ा प्रोजेक्ट है न कोई बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हां मरे लेकिन हमारे पास प्रोजेक्ट है, हमारे पास कोई बड़ा प्रोग्राम है, हम इनकी बाज़ाबादकारी कर रहे हैं, तो इससे ये इंसानी मामला हल नहीं होगा। अगर ये हल होगा तो बातचीत की टेबल पर होगा। कुछ झलकियां पहले आपको दिखाते हैं कि कितना खौफो हिरास है इस वक्त सरहदी इलाकों के अंदर और एलओसी के नजदीक उन देहात में जहां इस वक्त आसमान से बर्फ के बदले भी बारूद के गोले बरस रहे हैं। नाज़रीन किराम, इन शॉट्स को देखने के बाद शायद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि वाकई तौर पे दो एटमी ताकतें जो इस वक्त अपने मुल्कों को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े सौदे करते हैं, उन्हें इस वक्त एक इंसानियत का सौदा जरूर करना होगा। और वो सौदा होगा कि हम किसी तरीके से एक दूसरे के दिल खरीद लें, दिल जीत लें और आपस में भाईचारे, प्यार, मोहब्बत के साथ रहें। और जो पैसा हम बारूद खरीदने पर और बड़े बड़े हवाई जहाज और फाइटर खरीदने पर खर्च करते हैं, अगर हम वो यही पैसा
अपने बहबूद के लिए, अपने आवाम की बेहतर जिंदगी और मयार जिंदगी के लिए खरीद सकें, ला सकें, उनको खुशियां दे सकें, तो कितना ही अच्छा होगा कि बारूद रुकेगा और उसकी जगह पर उन खेतों के अंदर जहां इस वक्त शेल कहीं ना कहीं पर बिन फटे रहे हैं और आम आदमी की जिंदगी के दुश्मन बन करके इंतजार में है कि कौन किसान अपनी जमीन में पैर रखे कि यह शेल फट जाए और उसकी जिंदगी का खात्मा हो या उसका खानदान पूरा माजूर हो जाए। हम तो यही दुआ करेंगे कि इन खेतों में भी एक मर्तबा फिर फसलें उगें, उसके साथ साथ अमन और प्यार के फूल उगें, ताकि सरहद के चाहे इस पार चाहे उस पार यहां के अवाम सुकून, प्यार और मोहब्बत की जिंदगी के साथ एक दूसरे के साथ खुशबुओं को गिफ्ट करें, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत के साथ गले लगाएं, न कि नफरतों और गोला बारूद से। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अगले शुमारे में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज नासिर।